तो स्टूडेंट्स, आरसीसी स्ट्रक्चर में जो वर्टिकल पिलर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम पे कॉम्प्रेसिव लोड आता है, दैट्स व्हाई कॉलम इज अ कॉम्प्रेशन मेंबर। ठीक है। अब लोड ट्रांसफर के बारे में देखो। जो कुछ भी लोड स्लैब पे आता है ना, वो लोड पहले बीम को ट्रांसफर हो जाता है, एंड बीम के थ्रू वही लोड कॉलम को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। वैसे अब स्टील स्ट्रक्चर में देखो। स्टील स्ट्रक्चर में रूफ ट्रस मतलब क्या है? बीम है ना, तो रूफ ट्रस का लोड कॉलम को ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर लोड कम हो तो स्मॉल सेक्शन वाला, स्मॉल क्रॉस सेक्शन वाला चैनल सेक्शन हम एज अ कॉलम यूज कर सकते हैं, या फिर हम आई सेक्शन भी एज अ कॉलम यूज कर सकते हैं। मगर अगर लोड ज्यादा हो ना, तो इंस्टेड ऑफ सिंगल चैनल सेक्शन हम क्या करेंगे? दो चैनल सेक्शन एज अ सिंगल कॉलम यूज करेंगे। ठीक है। हमें कॉलम तैयार करना है, हमने यहां पे क्या किया है? दो चैनल सेक्शन बैक टू बैक प्लेस किया है। अब इन दोनों में कनेक्शन लाने के लिए या फिर इन दोनों को एक करने के लिए हमने क्या किया? यहां देखो, ये ऐसे क्रॉस एंगल्स फिट किए। ठीक है। अब ये जो ऐसे एंगल फिट किए है ना, ये फ्रंट साइड को भी और बैक दोनों साइड को भी फिट किए है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लेसिंग। ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ ऐसे जो क्रॉस एंगल या फिर प्लेट लगाने के बजाय हमने अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स फिट किए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बैटनिंग। ठीक है ना। यहां पे हमने चैनल बैक टू बैक प्लेस किए, यहां पे चैनल हम कैसे प्लेस किए? फेस टू फेस। ठीक है। और यहां पे ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, ये क्या है? बैटनिंग प्लेट्स है। इन दोनों में क्या है? कनेक्शन है। समझ में आ रहा है ना? यहां पे चैनल कैसे फिट किया है? बैक टू बैक। और यहां पे देखो चैनल और ये क्या है? लेसिंग प्लेट्स है। इन दोनों में क्या है? कनेक्शन है। सो अब हमारे लिए ये टोटल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? वन कॉलम, या फिर ये क्या है? सिंगल कॉलम है। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो एक्चुअल कंसेप्ट देखो अभी। कॉलम, इट इज अ मेंबर विच रेजिस्ट कॉम्प्रेसिव लोड्स। क्लियर? उसके बाद देखो, इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर लोड्स एंड मोमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू कॉलम थ्रू बीम्स। ठीक है ना। बीम के थ्रू टोटल लोड कॉलम को ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली अ compound column is used consisting of channels placed face to face और back to back, और इनको हम बाय लेसिंग और बैटनिंग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ कॉलम इज टू गिव सपोर्ट। ओके। अब एक काम करो स्टूडेंट्स, नोटबुक में ना पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से लिख लो। ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? चिमनी। ओके। तो ये इमेज देखो, यहां पे ना फैक्ट्री से निकलने वाले ये जो हॉट गैसेस है ना, या फिर जिसको हम धुआं बोलते हैं, उसको डिजायर्ड हाइट पे ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये वर्टिकल पाइप्स यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिमनी। ठीक है। तो देखो, द बेसिक यूज ऑफ चिमनी इज फॉर वेंटिंग hot gases to a desired height. ठीक है। It enables us a smooth venting of these gases. सिंपल है ना? ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट, बिल्डिंग फ्रेम। तो स्टूडेंट्स, आपने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा है। वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? देखो, पहले कॉलम बीम स्लैब, कॉलम बीम स्लैब ऐसे ऊपर तक जाते हैं ना। ठीक है ना। यानी ये क्या बन गया हमारे लिए? आरसीसी फ्रेम बन गया। ठीक है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल शेड बनाते समय क्या करते हैं? ऐसा कॉलम ट्रस ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उसके बाद उसको पार्टीशन वॉल बना देते हैं। मतलब ये क्या है? आरसीसी फ्रेम, और ये क्या है? स्टील फ्रेम। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो देखो ना, बिल्डिंग फ्रेम इज थ्री डायमेंशनल स्केलेटन सिस्टम। और एक बार, बिल्डिंग फ्रेम इज द थ्री डायमेंशनल skeleton system
Building frame may be simple, multi-storied with single or many spans. ठीक है? And last point, the main function of building frame is to give enclosure. Simple है ना? Okay. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा है ना, उसको हमने इन शॉर्ट यहां पे की नोट्स तैयार किए। देखो, बिल्डिंग का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड एनक्लोजर। ठीक है? उसके बाद ब्रिज या फिर एक्वेडक्ट, उसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड रनवे। ठीक है? टॉवर्स का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड द सपोर्ट। उसके बाद टैंक्स या फिर साइलोज, उसका पर्पस क्या होता है? टू कंटेन द मटेरियल। ठीक है? एंड डैम या फिर रिटेनिंग वॉल का पर्पस होता है टू रिटेन द मटेरियल। ठीक है? अगर जरूरत लगी ना तो उसको नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके? तो नेक्स्ट कंसेप्ट, डिजाइन प्रोसेस। तो देखो ना, डिजाइन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फंक्शनल प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जो स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं, वेदर वो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है या फिर ऑडिटोरियम हॉल है, अकॉर्डिंगली हम उसकी ज्योमेट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसकी एरिया और हाइट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? अब एक बार उस स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री, एरिया, हाइट सिलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो, उस स्ट्रक्चर के ईच मेंबर पे जो कुछ भी लोड आता है ना, उस लोड का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है? अब ईच मेंबर पे आने वाला लोड कैलकुलेट होने के बाद उस लोड की वजह से उस मेंबर में स्ट्रेसेस तैयार होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक बार सुनो, हमने क्या क्या किया अब तक? सबसे पहले स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री, एरिया, हाइट सिलेक्ट की। उसके बाद उस स्ट्रक्चर के ईच मेंबर पे आने वाले जो लोड्स है ना, उस लोड का हमने कैलकुलेशन किया। अब ड्यू टू दीज लोड्स, पार्ट्स में, ईच पार्ट्स में जो कुछ भी स्ट्रेसेस तैयार होते हैं, उसका हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है? अब स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अब मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो इस स्ट्रेसेस को क्या करे? इजीली या फिर सेफली रेजिस्ट कर पाए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? सिलेक्ट size of cross section which should safely resist all the stresses coming out it. अब ये स्टेप मतलब क्या होती है? सेक्शन डिजाइन। ठीक है? उसके बाद स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना मतलब एनालिसिस। ठीक है? एंड लोड कैलकुलेशन मतलब दैट इज लोडिंग। समझ में आ रहा है ना? तो डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? देखो, फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। उसके बाद ड्यू टू दीज लोड जो स्ट्रेस तैयार होते हैं, उस स्ट्रेस का कैलकुलेशन मतलब एनालिसिस। अब एनालिसिस के बाद हमें क्या करना है? उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करने वाले क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करने, मतलब सेक्शन डिजाइन। अब ईच मेंबर का सेक्शन डिजाइन हो जाएगा ना, तो फाइनली कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब उसका क्या करेंगे? हम ड्राइंग एंड डिटेलिंग तैयार करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? डिजाइन प्रोसेस के स्टेप्स है। समझ में आया ना? अगर जरूरत लगी ना, ये वाला पार्ट और एक बार सुनो। ठीक है? इसको नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाउन करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके? तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। ओके, फर्स्ट, द स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ, दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सेफ्टी। ठीक है? उसके बाद सेकंड क्या है? देखो, सर्विसएबिलिटी। फॉर एग्जांपल, डिफ्लेक्शन मस्ट बी विद इन लिमिट। तो देखो ना, अब स्ट्रक्चर है तो लोड तो आएगा। ड्यू टू दैट लोड, फॉर एग्जांपल बीम का थोड़ा सा तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, बट दैट डिफ्लेक्शन मस्ट बी विद इन परमिसिबल लिमिट।
ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर मस्ट बी वाइब्रेशन फ्री, ऐसा स्ट्रक्चर वाइब्रेट नहीं होना चाहिए ना ड्यू टू विंड वगैरह, दैट इज सर्विसबिलिटी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर मस्ट बी ड्यूरेबल एंड इंपॉर्टेंट इज इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, मतलब कम बजट में तैयार होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इज, ये सब हमने जो किया है स्ट्रक्चर पूरा तैयार, वो लुक भी अच्छा चाहिए ना, मतलब बेटर लुक, दैट इज एस्थेटिक्स, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन आर सेफ्टी, सर्विसबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी एंड एस्थेटिक्स। समझ में आया? राइट डाउन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय कौन कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए? देखो, सबसे पहला स्टेबिलिटी, दैट इज स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टेबल इनफ अगेंस्ट ऑल लोड्स कमिंग ऑन इट। उस पे जो कुछ भी पॉसिबल लोड्स आने वाले उसको स्ट्रक्चर इजीली स्मूथली रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर कैसा चाहिए? स्टेबल चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर मस्ट हैव इनफ और बेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर, देखो स्ट्रक्चर में कौन से भी पार्ट्स का ब्रिटल फ्रैक्चर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिटल फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर या फिर फेल्यूर विदाउट एनी वार्निंग, जो बहुत रिस्की होता है, ठीक है ना। उसके बाद फायर रेजिस्टेंट, स्ट्रक्चर मस्ट बी फायर रेजिस्टेंट। एंड लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी, मतलब स्ट्रक्चर का लाइफ अच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर ये सब बातें हमने माइंड में रख के अगर डिजाइन किया ना, तो डिजाइन अपने आप अच्छा हो जाएगा। ओके, यूज। तो नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड। देखो ना डायग्राम में, देखो सबसे पहले ये क्या है? आई सेक्शन, ये चैनल सेक्शन या फिर सी सेक्शन है। उसके बाद ये हॉलो रेक्टेंगुलर पाइप है, ये एल सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन, और ये क्या है? टी सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब हम ना स्ट्रक्चरल मेंबर्स डिजाइन कर रहे होते हैं, तो मेंबर पे अगर लोड कम हो तो डायरेक्टली सिंगल सेक्शन एज अ मेंबर डिजाइन कर सकते हैं। और एक बार, अगर मेंबर पे लोड कम हो तो डायरेक्टली सिंगल सेक्शन एज अ मेंबर यूज करो, ठीक है। मगर अगर किसी मेंबर पे लोड बहुत ज्यादा हो, मतलब सिंगल सेक्शन उतना लोड अगर रेजिस्ट ना कर पाए, तो क्या करेंगे? इसमें से दो और दो से ज्यादा सेक्शन को ज्वाइन करके सिंगल बिल्ट अप सेक्शन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लोड बहुत ज्यादा हो तो इसमें से दो और दो से ज्यादा सेक्शंस लेके उसको ज्वाइन करके हम बिल्ट अप सेक्शन तैयार करेंगे और उसको एज अ मेंबर हम डिजाइन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, इफ द लोड्स टू बी रजिस्टर्ड इज स्मॉल, देन सिंगल rolled section can be used as a member. Next, if single section is insufficient to carry the given load, then single sections are combined or built up with angles, channels, I section, etc. Can be combined to resist the हेवी लोड्स, ठीक है ना। इसका मतलब हेवी लोड को रेजिस्ट करने के लिए बिल्टअप सेक्शन और स्मॉल लोड को रेजिस्ट करने के लिए सिंगल रोल्ड सेक्शन। सिंपल है ना? ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, आई सेक्शन के बारे में। यहां पे हमने जो इमेज दी है ना, ये क्या है? आई सेक्शन है ना, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले ISJB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक है ना। ISJB का लॉन्ग फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। उसके बाद ISLB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। और एक बार
ISLB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। नेक्स्ट ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। और एक बार ISMB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। ISWB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, उसको कैसे लिख सकते हैं? एक तो सिर्फ SC लिखते हैं या फिर ISSC, और एक बार SC या फिर ISSC का लॉन्ग फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ISHB। देखो ना, ISHB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। ISHB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो ना, ISHB 300। अब ISHB 300 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम आई सेक्शन हैविंग ओवरऑल डेप्थ 300। इसके नाम में जो नंबर आता है ना, वो क्या इंडिकेट करता है? ओवरऑल डेप्थ ऑफ दैट सेक्शन। तो देखो यहां पे मैंने ISHB 300 ड्रॉ किया है, जिसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है? 300। तो देखो, इन ऑल अबव आई सेक्शंस आर डेसिग्नेटेड विद द डेप्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्शन इन mm। तो इसको क्या लिखा है? देखो, इस नाम के एंड को क्या लिखते हैं? जो नंबर लिखते हैं वो नंबर क्या इंडिकेट करता है? ओवरऑल डेप्थ ऑफ दैट सेक्शन। समझ में आया? एंड लास्ट पॉइंट, these sections are also known as rolled steel joist मतलब RSJ। और एक बार I सेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? RSJ मतलब रोल्ड स्टील जॉइस्ट बोल सकते हैं। समझ में आया? ओके, इतना नोटबुक में लिख लो।